Imagine every second millions of cells in your body are dividing. But have you ever thought how each new cell exactly know what to do? Well, the answer lies inside a molecule called DNA. Hello everyone, I am Komal and today we are going to discuss about the structure of DNA. तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले वाले लेक्चर में हमने डीएनए की हिस्ट्री यानी कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर पे बढ़ने से पहले हम इतना तो जानते हैं, इतना जान चुके हैं कि 1953 में दो साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने मिलकर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया था, डीएनए का मॉडल प्रोवाइड किया था, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से हमें इतना पता है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अगर हम डीएनए को बनाना चाहें, या हमने देखा है कि डीएनए बुक्स में कुछ इस तरीके का दिखता है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो हमें पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दोनों स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि दो स्ट्रैंड्स हैं तो दो ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये चेन्स जो हैं ये किसी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर ही बनी होंगी। ऑफ कोर्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इट इज अ पॉलीमर। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, तो इनकी कोई मोनोमेरिक यूनिट जरूर होगी। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट अगर हम जाने, या यूं कहूं कि ये जो पूरा स्ट्रैंड है, ये जो पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये बनी है एक यूनिट से के मिलने से, एक यूनिट के मिलने से। कौन से यूनिट? न्यूक्लियोटाइड इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। तो सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो एक चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आप स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हमने कहा ये मोनोमेरिक यूनिट है, तो अब इसको इसे देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे हमारे पास मिलता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये तीन चीजों से मिलकर बना है आपका, तीन चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक है आपके पास में शुगर, एक है आपके पास में शुगर, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास में नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्ड मॉलिक्यूल है आपके पास में फॉस्फेट। थर्ड मॉलिक्यूल है आपके पास में फॉस्फेट, ठीक है। तो इन तीन चीजों से मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बना है। एक तो है आपके पास शुगर, एक है नाइट्रोजनस बेसिस, और एक है आपके पास में फॉस्फेट। शुगर, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट को आप जानते हैं। फॉस्फेट अगर आप लिखना चाहेंगे तो फॉस्फेट को आप कैसे लिख सकते हैं? PO4, पहली बात तो PO4 3-, ठीक है। अगर आप लिखेंगे इसको खोलकर तो ये आपके पास में फॉस्फोरिक एसिड आ गया, और जब यही फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड बनाएगा, आप आगे देखेंगे जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर रिमूव होकर एस्टर बॉन्ड आपका बन जाएगा। क्लियर? तो अब हम फोकस करते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस पर। शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी होती है, कैसी होती है डीएनए के अंदर, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, डीएनए के अंदर जो शुगर मिलती है वो मिलती है हमें 5 कार्बन की शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। आपको याद रखना है कि 5 कार्बन की शुगर, राइबोज शुगर हमें डीएनए में मिलती है। तो आरएनए में भी तो यही मिलती है। हाँ, आरएनए में भी यही शुगर मिलती है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर एक O कम होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, जो कि उस राइबोज शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाता है, विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो आओ देखो, अगर हम सबसे पहले शुगर की बात करते हैं, तो शुगर की अगर हम बात करें तो हमने कहा 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 कार्बन की शुगर है। कौन सी बेटा? राइबोज शुगर है हमारे पास, ठीक है, राइबोज शुगर है। अगर उसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो C5H10O5 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ O5 नहीं आएगा, O4 आएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो यहाँ पर O4 लिख देंगे। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला 5 कार्बन की शुगर है, राइबोज शुगर है, और उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर इसे बनाना चाहेंगे तो ये बनती कैसे कि 5 कार्बन की जो राइबोज शुगर है हमारे पास डीएनए के अंदर, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। ये हमारा HOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर H होगा, यहाँ HOH, और यहाँ पर H, और फिर CH2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर ये राइबोज शुगर, राइबोज नहीं डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन कम है। वहीं अगर आप आरएनए की बात करते हो, आरएनए की बात हम कर चुके हैं, हमें पता है कि आरएनए में सेकंड पोजीशन पर, कार्बन नंबर सेकंड पर यहाँ पर OH होता है, जो कि डीएनए में नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करनी है, इसीलिए तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ओ नहीं है, जिसकी वजह से यही राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर कहला रही है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर की वजह से ही हम डीएनए का नाम आपको याद हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट इज एसिडिक इन नेचर एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो ये बात हो गई हमारी शुगर की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की। तो अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं तो डीएनए में हमारे पास 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस आपको डीएनए के अंदर मिलेंगे। वेयर एज आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है आरएनए में हमारे पास एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, लेकिन वहां पर थाइमिन की जगह पर हमारे पास एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है जिसे हम कहते हैं यूरेसिल, ठीक है। तो वहां हमें मिलता है यूरेसिल और यहां हमें यूरेसिल की जगह पर मिलता है थाइमिन, अगेन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। वहां पर आरएनए में यूरेसिल था विच वॉज हाईली रिएक्टिव, इस वजह से आरएनए वॉज नॉट दैट स्टेबल। अब डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन है, इसकी वजह से ये हमारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस आपको मिलेंगे, ये याद रखने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब इन चारों नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कैटेगरीज है बेटा इनकी, एक तो है प्यूरिन्स, एक है पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज नाइट्रोजनस बेसिस एंड डीएनए की अगर आप बात करते हो तो नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक तो प्यूरिन्स है और एक है पायरिमिडीन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो अगर मैं सेकंड बात करना चाहूं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस मेरे पास 2 तरह के मौजूद हैं। एक है आपके पास में बेटा प्यूरिन्स और एक है आपके पास में पायरिमिडीन्स। एक है आपके पास में प्यूरिन्स और एक है आपके पास में पायरिमिडीन्स, ठीक है। अब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की अगर आप बात करोगे तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है बेटा कि ये जो है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन जो है सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। आज इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो अगर आप प्यूरिन बनाना चाहोगे तो प्यूरिन आप बनाओगे कुछ इस तरीके से, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर एन होगा, यहां पर एन होगा, ये यहां से आप अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको 1 3 7 और 9 पर, यहां पर हम इसे n बना देते हैं, ये 7 9 और यहां पर 7 कर देते हैं। तो यहां पर आपको बेटा n जो है नाइट्रोजन बेस्ड नाइट्रोजन जो है वो आपको 1 3 7 और 9th पोजीशन पर आपको n मिलता है, ठीक है। तो ये आपका डबल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, कौन? प्यूरिन का। वहीं अगर आप पायरिमिडीन की बात करोगे तो पायरिमिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। यहाँ पर लेट्स सपोज हमने n बना दिया तो यहाँ पर भी n मिलेगा और बाकी जगह पर आपका कार्बन कार्बन होगा, ठीक है। तो प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है। ये याद कैसे रहेंगे? इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका ये कह सकते हैं कि आजकल कुछ भी प्योर नहीं है, ठीक है। तो प्यूरिन्स, क्योंकि इसमें प्योर वर्ड आ रहा है तो ये सिंगल रिंग होना तो चाहिए था, लेकिन इसको हमने मिक्स कर दिया दूसरे रिंग के साथ में, तो ये अनप्योर हो गया और इसके साथ में एक रिंग आकर और मिल गई, तो इसे हमने प्यूरिन कह दिया, ठीक है। तो प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि डीएनए में हमें 4 तरह के चार बेसिस मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। उनमें से कौन से बेसिस प्यूरिन्स है, कौन से बेसिस पायरिमिडीन्स है, उसकी बात करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू लर्न। इसमें आपके अभ्यास में बेटा एडेनिन आएगा और इसके पास में आपका आएगा ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स है। इसके अलावा साइटोसिन जो है, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो आपका पायरिमिडीन है, ठीक है। वही अगर आप आरएनए की बात करते हो, जब हमने आरएनए की बात की थी आपको अगर याद होगा, तो आरएनए में जो थाइमिन है उसकी जगह पर यूरेसिल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरेसिल इज अगेन अ पायरिमिडीन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल लिख सकते हैं, ऑल्दो यूरेसिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए, ये याद रखना है। ये हम आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए में जब हम यूरेसिल की बात करते हैं तो दैट यूरेसिल इज एक्चुअली अ पायरिमिडीन बेस, नॉट अ प्यूरिन बेस, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात? नाइट्रोजनस बेसिस की। शुगर की बात हम कर चुके हैं कि शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलती है डीएनए में। और नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 तरह के हैं डीएनए में, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में आपके पास में एडेनिन, ग्वानिन आएंगे और पायरिमिडीन में आपके पास में साइटोसिन और थाइमिन आएंगे इन केस ऑफ डीएनए।
ये बात तो हो गई। अब आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की फर्दर। तो आपको न्यूक्लियोटाइड में क्या याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, शुगर से, नाइट्रोजनस बेसिस से और फॉस्फेट से। एक बात आपको ध्यान रखनी है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि न्यूक्लियोसाइड, 2 टर्म्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या बला है? देखो, जब न्यूक्लियोटाइड की आप बात करते हो तो न्यूक्लियोटाइड में हमने कहा 3 चीजें हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड आपके फॉस्फेट ग्रुप। तो जब आप शुगर से नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ते हो तब ये बनता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अगर आप इस न्यूक्लियोसाइड में यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में फॉस्फेट को जब आप ऐड कर देते हो तब ये जाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बात? तो हम न्यूक्लियोसाइड बनाना भी सीखेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाना भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि क्या शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को मिलाकर जब बनता है एक मॉलिक्यूल तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसी न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को बनाने से पहले हम एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जिसकी हमने बात की थी, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, वो कैसे बनते हैं। आपको जनरल स्ट्रक्चर के बारे में तो आइडिया हो ही चुका है। अगर आप प्यूरिन्स की बात करते हैं बेटा, प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स में हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर N है, C है, फर्दर N है, यहाँ C और यहाँ पर भी C। ये तो एक रिंग हो गई और दूसरी रिंग आपकी ये रही, ठीक है, ये दूसरी रिंग है आपकी। तो ये डबल मेम्ब्रेन रिंग होगी। क्या एडेनिन बन गया? नहीं, एडेनिन अभी नहीं बना। एडेनिन बनेगा जब हम इसकी 6th पोजीशन पर अमाइन ग्रुप को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एडेनिन बन जाएगा। तो नंबरिंग कर दो आप। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसकी 6th पोजीशन पर अगर मैं यहाँ पर अमीन ग्रुप ऐड कर दूं, NH2 ऐड कर दूं, तो अब जाकर ये क्या बना है? एडेनिन बना है। इसको हम कहेंगे एडेनिन। तो इसको मैं 6 अमीनो प्यूरिन भी कह सकती हूँ। और ये है क्या बेटा? ये है आपका एडेनिन, ये है आपका एडेनिन। ऐसे ही आप ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल भी बना सकते हैं। चलो एक और बनाकर देख लेते हैं, ग्वानिन बनाकर देख लेते हैं। ग्वानिन अगर आप बनाओगे तो ग्वानिन होता है बेटा 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ग्वानिन भी प्यूरिन ही है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हम जब ये प्यूरिन रिंग बनाएंगे, जब हम ये डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे प्यूरिन का, तो उसकी 2nd पोजीशन पर हम अमाइन ग्रुप ऐड कर देंगे और उसकी 6th पोजीशन पर हम कीटोन ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनली ग्वानिन बनकर रेडी हो जाएगा। चलो एक बार बना लेते हैं। यहां पर हमने N लिखा, यहां हमने N लिखा, ये C हो गया, ये C अगेन आपका ये C हुआ, यहाँ N, ये C, और यहाँ पर भी N C N और C। नंबरिंग वही सेम रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो 2nd कार्बन पर हमने यहाँ पर NH2 ऐड कर दिया और 6th पोजीशन पर हमने कीटोन ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया हमारा ग्वानिन, जिसको हम 2 अमीन 6 ऑक्सो प्यूरिन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा बन गया ग्वानिन। इसी तरीके से आप थायमिन, यूरेसिल और आपका साइटोसिन भी बना सकते हैं। अब देखो बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक में थायमिन के लिए एक बात लिखी हुई है। वो कह रहे हैं कि थायमिन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि थायमिन जो है वो कहीं ना कहीं यूरेसिल से बना है। और हमें पता भी है कि भाई पहले तो जो था आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, डीएनए तो बाद में आया है। क्यों? क्योंकि आरएनए वाज नॉट दैट स्टेबल एंड वाज हाईली रिएक्टिव। और रिएक्टिव वो किसकी वजह से? यूरेसिल की वजह से भी वो हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। तो यूरेसिल से ही आपका थायमिन ग्रुप डिस्कवर हुआ, थायमिन बना, और इसीलिए वहां पर ये लिखा है कि थायमिन जो है वो 5 मिथाइल यूरेसिल है। तो इसका मतलब यूरेसिल से ही कहीं ना कहीं हमें थायमिन बनाना है। तो अब थायमिन बनाने के लिए आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब यूरेसिल का स्ट्रक्चर हम कैसे कहेंगे? हमें पता है कि यूरेसिल क्या है? प्यूरिन है क्या? नहीं, यूरेसिल इज अ पायरिमिडीन बेस। तो आप यहां पर यूरेसिल बना लो। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास पायरिमिडीन जो था वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था, जिसकी 1st पोजीशन पर और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम नंबरिंग करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपने नंबरिंग कर दी। ये आपके पायरिमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर। अब आप यूरेसिल कह रहे हो कि ये यूरेसिल है, ये है यूरेसिल, ठीक है। अब यूरेसिल क्या होता है? यूरेसिल का फॉर्मूला होता है बेटा 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन। ये है आपका यूरेसिल पायरिमिडीन, ठीक है, ये है आपका यूरेसिल। अब आपने कहा कि जो थायमीन है वो आपका 5 मिथाइल यूरेसिल है। तो अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर आ गया है तो बहुत आसान है कि इसी रिंग पर, अच्छा ये यूरेसिल अभी बन गया है क्या? नहीं, यूरेसिल अभी नहीं बना है। ये तो आपका पायरिमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आप 2nd पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर अगर कीटोन ग्रुप ऐड कर देंगे तब जाकर आपका यूरेसिल बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसे ऐड कर दें फटाफट से। हमने यहाँ पर एक और कीटोन ग्रुप यहाँ ऐड किया, एक हमने 4th पोजीशन पर ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया यूरेसिल। अब इसी से हमें क्या बनाना है बेटा? थायमीन बनाना है। तो थायमीन क्या करेंगे? इसकी 5th
पोजीशन पर हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ये पता है, हमें लिखा है कि 5 मिथाइल यूरासिल को ही हम थाइमीन कहते हैं। तो आओ इसको बना लेते हैं फटाफट। ये हमने कहा नाइट्रोजनस बेस का, ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये कीटोन ग्रुप यहाँ पर ऐड है, और फिफ्थ पोजीशन पर, ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। तो ये हो गया बेटा आपका थाइमीन, ये हो गया आपका थाइमीन को ही एनसीईआरटी क्या लिखती है, थाइमीन को लिखती है 5 मिथाइल यूरासिल। तो यूरासिल में जब आप फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ कार्बन पर आप जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हो तो उसे आप कहते हो थाइमीन। उसी तरह आप साइटोसिन भी बना सकते हो, ठीक है, उसी तरह आप साइटोसिन भी बना सकते हो। साइटोसिन भी एक तरह का पायरिमिडीन बेस ही है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा यूरासिल के फोर्थ पोजीशन पर, ध्यान से सुना, यूरासिल के फोर्थ पोजीशन पर आपको ऐड करना है अमीन ग्रुप। दिस इज योर होमवर्क कि आपको यूरासिल से बनाना है साइटोसिन, ठीक है। क्या करना है, यूरासिल के फोर्थ पोजीशन पर आपको अमीन ग्रुप लगाना है, तो आपका बन जाएगा साइटोसिन। दिस इज होमवर्क फी। तो जब आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है बेटा, तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ना है, ठीक है। तो यानी कि आप इस न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड हम बनाकर तैयार कर चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ में अगर आप एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ देते हो तो आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बात। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है और किस पोजीशन पर किस किस के बीच में बन रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो आप देख ही चुके हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जब हम बनाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड को हम इस शुगर के किस कार्बन पर जोड़ेंगे और बॉन्ड कौन सा बनेगा। क्लियर बात। तो हमें पता है कि यहां पर फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहां पर फिफ्थ कार्बन पर हमने अटैच करना है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर हमने सपोज फॉस्फोरिक एसिड, यहां पर OH और ये OH, ये हमने फॉस्फोरिक एसिड बनाया, हमें इसका बॉन्ड बनवाना है। अब इसका बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां से आप रिमूव करेंगे ये H2, ठीक है, वाटर रिमूव करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फॉस्फेट को यहां पर ऐड करने के लिए आपको वाटर रिमूव करेंगे और बॉन्ड बनेगा। अब आपको शायद थोड़ा सा ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो ध्यान से सुनिए कि जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में हम बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल, ये है अल्कोहल और ये है एसिड। जब भी हम अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा बनता है एस्टर बॉन्ड। क्लियर। तो यहां पर अगर हम इस H2O को रिमूव कर देते हैं, फिफ्थ पोजीशन पर ही जुड़ा है बेटा यहां पर आकर, अगर हम इस H2O को रिमूव कर देते हैं तो यहां पर हमारा बन जाएगा, लेट्स सपोज कि हमें इसको मिटाकर, एक को तो है ही यहां पर, ठीक है, तो यहां जो ये बॉन्ड बना ये बन जाएगा आपका एस्टर बॉन्ड। दिस इज एस्टर बॉन्ड। फिफ्थ कार्बन पर आकर जुड़ा है, ये याद रखना है। कौन जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। फॉस्फेट के जुड़ने से ही कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर जुड़ा है। अब बॉन्ड कौन सा है, एस्टर बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड का हम नामकरण कर लेते हैं, ये है आपका एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेटा दो तरह के बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको दो तरह के बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। एक है आपके पास में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर्स फर्स्ट कार्बन, और एक बॉन्ड है आपके पास में एस्टर बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फेट एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। तो ये है आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड में आपको दो बॉन्ड मिल गए, एक एस्टर बॉन्ड मिल गया, एक आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिल गया। तो ये है आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फेट, ये शुगर और ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। इसको कंप्लीटली हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहां हम लिख भी देते हैं, हमने न्यूक्लियोसाइड लिखा है, यहां हम न्यूक्लियोटाइड लिख देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड अगर आप लिखोगे तो न्यूक्लियोटाइड में आपके पास में शुगर आ जाएगी प्लस नाइट्रोजनस बेस तो था ही, इसमें आपने फॉस्फेट भी जोड़ दिया, तो जब तब जाकर ये आपका कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मोनोमेरिक यूनिट आपकी बनती है। अब ऐसे सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम जोड़ते चले जाते हैं तो हमें कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाती है और उसे ही हम एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कहते हैं। वैसे ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी हम बनाएंगे और उन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को एट सम डिग्री एंगल मोड़ देंगे और उन्हें जोड़ भी देंगे, ठीक है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि हमने न्यूक्लियोटाइड बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड जब हम इसके साथ जोड़ेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तीसरे को जोड़ेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, चौथे को जोड़ेंगे तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर बात। तो इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़कर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे। तो आप फटाफट से सीखते हैं कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड हम बनाने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड में हमने एक न्यूक्लियोटाइड तो पहला बेटा बना लिया था, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया था जिसमें आपका यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर आपका
फॉस्फेट जुड़ा होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब हम बनाएंगे, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ये रहा, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हम प्यूरिन भी बना सकते हैं और पायरिमिडीन भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर पायरिमिडीन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 9th पोजीशन से हमेशा अटैच रहता है। तो ये 9th पोजीशन है। यहाँ पर भी आपका PO4 3- होगा। इसको खोल कर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बॉन्ड तो यहाँ पर बना ही हुआ है 5th कार्बन पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर आपका OH और ये O। तो अब देखना, जब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, जब ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो ये किस किस कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, उस पे कार्बन की नंबरिंग अगर हम करें तो हमें पता है ये 1 2 3 4 और 5th कार्बन पर यहां होगा, ठीक है। यहां पर भी सेम ही होगा। ये वाला 3rd कार्बन पे OH हमें पता है प्रेजेंट है ना, हमने शुगर बनाना सीखा है। इसके 3rd कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और इस सेकेंड न्यूक्लियोटाइड पर एक फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे कि इस OH और इसके H को रिमूव कर देंगे। वापस से हम क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी शुगर और ये आपका नाइट्रोजनस बेस। क्लियर बात। तो एक बॉन्ड ये रहा बेटा और एक बॉन्ड ये रहा, और ये जो बॉन्ड है ये शुगर के 3rd कार्बन पर प्रेजेंट है। क्लियर बात। यहां पर PO4 3- है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड, ये वाला एस्टर बॉन्ड तो पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो बॉन्ड बना है फॉस्फेट के बीच में और पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम भी एस्टर बॉन्ड है। ये अगेन एक और एस्टर बॉन्ड है। एक एस्टर बॉन्ड ये रहा और एक एस्टर बॉन्ड ये रहा। इन दोनों को ही मिलाकर हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, विच इज द बैकबोन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। तो यही दोनों दो एस्टर बॉन्ड है, इन्हीं को हम कहते हैं फॉस्फो बॉन्ड। क्लियर बात। तो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हम इसके बाद में 3rd न्यूक्लियोटाइड, 4th 5th 6th, चाहे जितनी मर्जी हम न्यूक्लियोटाइड्स लगाते जाएं, बॉन्ड क्या बनता जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में एक ईस्टर बॉन्ड तो बन ही रहा है और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहां बनेगा, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ठीक है। तो ये एक इसी तरीके से हमारी क्या बनती जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनती चली जाएगी। क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि बताओ कि कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दे दी, ठीक है, उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर भी दे दिए। लेट्स सपोज कि आपको एक न्यूक्लियोटाइड चेन दी जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, यानी कि एक चेन है जो किससे बनी है, 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। अब आपसे ये पूछे कि बताओ इस 10 न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हैं और कितने फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, देखो अगर 10 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, ठीक है, तो उसमें बेटा आपके पास में 10 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उतने ही न्यूक्लियोटाइड है तो उतने ही फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर आपको डाइईस्टर बॉन्ड के काउंट पूछे तो हमेशा N-1 ही होगा। यानी कि अगर 10 न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो हमेशा उसमें 9 यानी कि न्यूक्लियोटाइड के नंबर से हमेशा एक कम आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर बात। तो ये आपकी बनके तैयार हो गई एक कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जैसा कि हमने कहा था कि DNA तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। तो देखो बेटा एक न्यूक्लियोटाइड चेन हमने ये बना ली, एक न्यूक्लियोटाइड चेन और बना लेंगे। बनाने का तरीका क्या होगा, वही सेम जैसे हमने अभी तक बनाया है, न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जोड़ते चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बन जाएगी तो इन्हें आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा और तब जाके डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल